नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे अंबाला से, जहां हरियाणा जन चेतना पार्टी के बढ़ रहे समर्थन के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अंबाला जिले में कांग्रेस व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष सरदार कमलप्रीत कांग्रेस का हाथ छोड़कर हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर्यावरण सेल के चेयरमैन विपुल झंडू और कांग्रेस लीगल सेल के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास शर्मा ने भी कांग्रेस को छोड़कर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की नीतियों में विश्वास जताया है। इन लोगों ने भी हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थामते हुए निगम चुनाव में मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को जितवाने का भरोसा दिया है। और वहीं शक्ति रानी शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर कार्तिकेय शर्मा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लोगों को की भी भारी भीड़ वहां पर दिखाई देती है। अंबाला के वार्ड 9 में कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में कई लोगों ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का दामन थामा। लगातार हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के साथ दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ आम लोग भी जुड़ रहे हैं। दोनों के बटन जो है सिलेंडर के दबाने हैं और सिलेंडर को कामयाब करना है। जो शहर का हाल है आपको आपके सामने है। शहर में कोई वार्ड 9 में कार्तिकेय शर्मा ने प्रचार किया, जहां लोगों का भारी समर्थन उनके साथ दिखाई दिया। कई लोगों ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का दामन थामा है। तो अंबाला में लोग पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं और साथ ही साथ अब दूसरी पार्टियों से हरियाणा जन चेतना पार्टी में लोगों के शामिल होने का सिलसिला भी तेज हो गया है। पार्टी को भारी जन समर्थन यहां पर मिल रहा है। और वहीं अंबाला नगर निगम चुनाव से पहले लगातार हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का परिवार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अलग अलग इलाकों में प्रचार के लिए पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच रहे हैं। मानव चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारी तादाद में युवाओं ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का दामन थामा। लगातार हरियाणा जन चेतना पार्टी वी को अंबाला के हर वार्ड में भारी समर्थन मिल रहा है। अंबाला नगर निगम में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के पक्ष में माहौल नजर आया। साफ है कि मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ सभी वार्ड में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के उम्मीदवारों को जितवाने का जनता ने मन बना लिया है। लवप्रीत जी, दीपक शर्मा जी, ये बीजेपी छोड़कर सभी युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार में उनकी छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी जी जान से जुटी हुई हैं। हर रोज ऐश्वर्या शर्मा लोगों के बीच पहुंच रही हैं और शक्ति रानी शर्मा को जितवाने की अपील कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा चुनावी मैदान में पार्टी के पोस्टर लेकर दिखाई दे रही हैं। वो लोगों को समझा रही हैं कि वो वार्ड प्रत्याशी और मेयर के वोट गैस सिलेंडर के चुनाव निशान पर ही डालें, क्योंकि विनोद शर्मा की अगुवाई में ही अंबाला का विकास पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। ऐश्वर्या शर्मा वार्ड 14 में चुनाव प्रचार करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि शक्ति रानी शर्मा निगम से भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंकेंगी। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी की लड़ाई है और जीत ईमानदारी की ही होनी चाहिए। ऐश्वर्या शर्मा लोगों के साथ जमीन पर बैठकर बातें भी करती हुई नजर आई। इसके अलावा वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करती रही। मेरी रिपोर्ट बन रही है, विपक्षी जी का काम कैसा है। तो वार्ड 14 में ऐश्वर्या शर्मा ने प्रचार किया और हरियाणा जन चेतना पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो एक तरफ शक्ति रानी शर्मा की छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा चुनाव प्रचार में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार कैंपेनिंग कर शक्ति रानी शर्मा को जितवाने के लिए लोगों के बीच पहुंच रही हैं। प्रीति शर्मा वार्ड 19 में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची। यहां उन्होंने शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल की लोगों को याद दिलवाई। प्रीति शर्मा ने यहां नारा दिया कि आप शक्ति चुनो, हम आपको ताकत देंगे और विकास देंगे। प्रीति शर्मा भी खास अंदाज में चुनाव प्रचार कर लोगों को पार्टी की तरफ आकर्षित कर रही हैं। उनके चुनाव प्रचार का असर भी अंबाला में दिखाई दे रहा है। जहां जहां प्रीति शर्मा चुनाव प्रचार कर रही हैं, वहां पर
लोगों को तमाम तरह की बातें बता रही हैं कि किस तरह से उनके पास एक विजन है अंबाला को आगे बढ़ाने का। और वहीं निगम चुनाव में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पंचकुला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 6 कार्यक्रमों में शिरकत की। गठबंधन प्रत्याशियों और मेयर पद के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। रंगों के गुब्बारे उड़ाकर एक शुभ संदेश देते हुए पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से आपके साथ और वहीं रेवाड़ी जिला परिषद चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रेवाड़ी से जिला परिषद की निर्दलीय उम्मीदवार उपमा यादव को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक के बाद एक जनसभा और नुक्कड़ सभा में उपमा यादव और उनके पति सतीश यादव पहुंचकर लोगों को शहर के विकास की बयार का भरोसा दिलवा रहे हैं। उनका कहना है कि हम शराब या नोट देकर वोट नहीं खरीदते, हम जनता का प्यार और वोट हमारे किए गए कामों के आधार पर लेंगे। यही आधार हमें चेयरपर्सन की उस कुर्सी तक पहुंचाएगा जहां से रेवाड़ी को विकास की नई गति मिलेगी। देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। किशन ये मेरी कार्यशैली से भली भांति परिचित है कि मैं शराब और पैसे नहीं बांटता। मैं लोगों से के दिलों से वोट मांगता हूँ, सीधी उनकी नज़र में आंख डाल के वोट मांगता हूँ कि भाई हम नौजवानों के भविष्य को कैसे उज्जवल करें, हम इन माओं को जो उम्मीद है अपने बेटे से उसको कैसे पूरा करें और कैसे किसी गरीब के झोपड़ी में एक डीबले में थोड़ा सा तेल डाल के उसके घर को कैसे उसके अंधेरे कोने को रोशन करें। ये मेरी सदैव और सदैव सोच रही है। मेरी केवल लूट और झूठ की कभी ना सोच थी ना है। और वहीं किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। किसानों ने अब केएमपी को भी जाम कर दिया है। केएमपी पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं। और वहीं पलवल में धरने पर बैठे किसानों को आसपास के लोकल किसानों का समर्थन भी मिलता जा रहा है। तेवतिया पाल ने धरने पर बैठे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से आए किसानों को अपना समर्थन दिया। पलवल में किसान आंदोलन के चलते अब लोकल किसानों का भी समर्थन मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात से आए हुए किसानों को मिलने लगा है। वहीं बताया गया है कि आज तेवतिया पाल ने भी अपना यहाँ पर समर्थन दिया और बरसला से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया के पुत्र के नेतृत्व में हजारों किसान व हरियाणा मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया के समर्थन में तमाम किसानों ने वहां पर जाकर उनको अपना समर्थन दिया। वहीं बताया गया है कि लगातार 11 किसान भी उपवास पर बैठे हुए हैं, जो कि ऊपर के जो नेता तय कर रहे हैं रणनीति, उसी को लेकर नीचे वाले किसान रणनीति पर चल रहे हैं। वहीं लगातार क्षेत्र में जो लोकल किसानों का समर्थन इन किसानों को मिलने लगा है, तो इनकी भी आवाज़ बुलंद होने लगी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो इससे भी बड़ा रौद्र रूप किसानों का देखने को मिलेगा और किस सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। और वहीं हिसार में किसान आंदोलन पर ठंड का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। आंदोलन को लेकर दिन प्रतिदिन लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए महिलाओं का जत्था भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ। और वहीं कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाने के लिए पिछले करीब 29 दिनों से टीकरी बॉर्डर सहित देश के अन्य हिस्सों में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जरूरत का सामान उपलब्ध करवाने के लिए अब टीकरी बॉर्डर पर एक किसान मॉल खुल गया है। इस किसान मॉल में किसानों को पैसे देकर नहीं बल्कि निःशुल्क जरूरत का सामान मिल सकेगा। मॉल की विशेष बात यह है कि इस किसान मॉल में सुई धागे से लेकर कंबल और रजाई तक किसानों को फ्री में उपलब्ध हो रहा है। एक दिन में 500 किसानों को फ्री में उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। थर्मल्स और मफलर के साथ साबुन और तेल भी किसानों को दिए जाने की व्यवस्था है। साथ ही मॉल के साथ कुछ ही दूरी पर खड़ी ट्रॉली में किसान को सामान देने के लिए बाकायदा टोकन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस किसान मॉल को चलाने का काम खालसा एंड की तरफ से किया जा रहा है। मॉल में महिलाओं की ज़रूरत का सामान भी यहाँ पर उपलब्ध है। गीजर से लेकर वॉशिंग मशीन तक यहाँ पर है।
और वहीं नरवाना में एक स्कूल बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट रोड पर एसबी स्कूल की बस लिंक रोड से दनोदा रोड की तरफ जा रही थी। इसी दौरान स्कूल बस की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल बस रोड पर पलट गई। बस पलटने से बस में सवार 4 छात्र घायल हो गए। एक छात्रा के पैर में फ्रैक्चर आने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो नरवाना में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। भीखेवाला गांव से बच्चों को ये बस लेकर जा रही थी। धुंध के चलते टक्कर हुई है, जिसमें एक बड़ा हादसा होते होते टला है। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन न देने के चलते खाद्य आपूर्ति विभाग ने 8 डिपो होल्डर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अभी भी कई ऐसे डिपो होल्डर हैं जिनके खिलाफ विभाग की तरफ से जांच करवाई जा रही है। राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन न देने के चलते खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से 8 डिपो होल्डर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। डीएफएससी के गोयल की माने तो लगातार उनकी शिकायतें मिल रही थी और इसी की विभाग की तरफ से जांच कराई गई और जांच में वो शिकायतें सही पाई गई। उसके बाद में के गोयल की तरफ से 8 लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो वहीं कई डिपो होल्डर्स के खिलाफ में भारी जुर्माना भी लगाया गया। के गोयल ने इस दौरान लोगों से अपील भी की है कि अगर उन्हें पूरा राशन डिपो होल्डर्स नहीं देते हैं तो वो उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और उनके जांच कराने के बाद में उन पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ में ऐसे लोगों के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। तो अब ऐसे में जब शिकायतें लगातार मिल रही हैं और लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं तो राशन डिपो होल्डर्स में हड़कंप मचा हुआ है। चूँकि लगातार लॉकडाउन के बीच में भी इस तरह की शिकायतें मिली थी और इस बीच में डीएफएससी कार्यालय की तरफ से उनके खिलाफ में पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो डिपो होल्डर्स बेईमानी कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे, उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन करने की विभाग ने तैयारी कर ली है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। और वहीं फतेहाबाद शहर के बीचों बीच अवैध कॉलोनी काटने को लेकर मोहल्ला वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि पिछले 1 साल से अवैध कॉलोनी काटने का कार्य चल रहा है। महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनी काटी है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने कहा है कि योजनाकार को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई है। और वहीं स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक का असर नजर आने लगा है। यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक कमलदीप रोड सेफ्टी काउंसिलिंग के सदस्य सुशील आर्य, एसडीएम और डीएसपी के साथ जिले भर में दुर्घटना संभावित पॉइंट्स को चिन्हित कर रहे हैं। यमुनानगर कमलदीप गोयल अपने साथ एसडीएम जगाधरी दर्शन बिश्नोई व डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष व काउंसिल के सदस्य सुशील आर्य के साथ रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल हाईवे 344 का भी दौरा किया। उन्होंने देखा कि कई जगह कमियां हैं और 51 पॉइंट ऐसे हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर 150 से 200 के करीब जो दुर्घटनाएं हो जाती है, जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल चाहते हैं कि कम से कम दुर्घटना हो और जो दुर्घटना में कमी के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि वो जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनसे पत्राचार भी करेंगे और जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा कि ये जो कमियां ठीक हुई हैं नहीं हुई हैं वो दोबारा से एक बार फिर टीम के साथ सदस्य जो लेकर दौरा करेंगे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ एरिया। और वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही अध्यापक पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया। 2 व 3 जनवरी को आयोजित की जाने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे प्रदेश भर में 2,61,299 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं के लिए कुल अगर परीक्षा केंद्रों की बात की जाए 351 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन यानी 2 तारीख की बात की जाए, 2 तारीख को
स्टेट लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी प्रवक्ता पद के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए 259 परीक्षा केंद्र पूरे सूबे में बनाए गए हैं। दूसरे दिन की अगर बात करें, पहले सत्र में यानी प्रातःकालीन सत्र में कुल 351 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सायंकालीन सत्र में जब जेबीटी यानी पीआरटी की भावी अध्यापकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके लिए 279 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और वहीं गुरुग्राम में कैनविन संस्था ने एक ऐसी ऐप लॉन्च की है जिस पर ग्रामवासी किसी भी दवा को समय पर और सस्ते दामों पर मंगा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और सांसद चौधरी धर्मवीर ने ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की सहायता से गुरुग्राम में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जिसे अपने घर पर कोई दवा चाहिए, दवा का नाम लिखकर अपने एड्रेस के साथ इस ऐप पर अपलोड कर देगा, जिसके बाद कैनविन की टीम आपसे उन दवाओं के नाम अपलोड कर उन दवाओं को 1 घंटे से लेकर करीब 6 घंटे तक के समय में जरूरतमंद लोगों के घर तक बड़े डिस्काउंट और बेहतर दवाइयों को पहुंचा सकती है। लगातार काम कर रही है, चाहे एम्बुलेंस चलाने का काम हो, चाहे ब्लड प्रोवाइड कराने का काम हो, चाहे प्लाज्मा प्रोवाइड कराने का काम हो, चाहे लैब में डिस्काउंट का काम हो, चाहे फिजियोथेरेपी 100 रुपये का जो अपने आप लोगों के बीच में हमने शुरू किया था, चाहे घर बैठे ओपीडी 100 रुपये में, काफ़ी तमाम काम किए। लेकिन एक कसक हमारे मन में थी कि हमारा समय बचाया जाए और गुड़गांव में क्वालिटी दवाइयाँ टाइम से पहुँचें। तो काफ़ी दिन से जद्दोजहद करने के बाद, काफ़ी दिन से प्लानिंग करने के बाद एक युवाओं की टीम नई खड़ी करी है जो 2 काम करेगी। नंबर 1, जो मैड 24 नाम है, मैड मतलब मेडिसिन, 24 मतलब 24 घंटे। सबसे पहली चीज़ हमने पकड़ी सर्विस। हम 1 घंटे से लेकर 6 घंटे के अंदर गुड़गांव के लोगों को दवाइयाँ भिजवाएंगे और साथ साथ अवेलेबिलिटी, हम दिल्ली और गुड़गांव में मिलने वाली सभी दवाइयाँ हम पक्का अवेलेबल कराएंगे। संस्था कैनविन। और वहीं हरियाणा सरकार ने संजीवनी ओपीडी ऐप शुरू की है। चरखी दादरी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से मरीज डॉक्टर से घर बैठे वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं। कोरोना के खतरों को भांपते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के द्वारा एक नया ऐप शुरू किया गया है। ई संजीवनी नाम से ये ऐप शुरू किया गया है। इसके ज़रिए मरीजों को घर बैठे ही चिकित्सकों से परामर्श मिलेगा। चिकित्सकीय परामर्श जहां घर बैठे वीडियो कॉल के ज़रिए मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों से दवाएं भी मुफ्त मिलेंगी। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की मुहिम एक तरह से नायाब मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, अस्पतालों में जो मरीज़ आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सशंकित थे कि कहीं वो कोरोना मरीजों के चपेट में ना आ जाएं। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के द्वारा ये नायाब पहल की गई है। इस पहल के मुताबिक वीडियो कॉल के ज़रिए तमाम चिकित्सकों से जो मरीज़ हैं वो जुड़ पाएंगे, उनसे परामर्श ले पाएंगे और इसके अलावा उनको दवाएं भी अस्पतालों से मुफ्त मिलेंगी। बहरहाल सेवा शुरू कर दी गई है। चरखी दादरी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, यहाँ पर मरीज़ों की जांच भी शुरू की जा चुकी है और चरखी दादरी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार के मुताबिक तमाम तरह के विशेषज्ञ इस ई संजीवनी ऐप के ज़रिए उपलब्ध रहेंगे। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के। और वहीं कैथल में कोरोना के एक दिन में 6 नए केस आए हैं। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 52 है। कैथल में कोरोना के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 6 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या, तो 52 की संख्या कैथल में टोटल एक्टिव केसों की पहुंच चुकी है और मौत का आंकड़ा 48 की संख्या पहुंच चुका है। इसके साथ साथ बात करें हम टोटल रोगियों की संख्या, तो कैथल में 3724 की संख्या जो टोटल रोगी है उनकी कैथल में पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ बात करें आज कितने जो पॉजिटिव रोगी है ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके, तो 13 की संख्या उन रोगियों की है जो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अगर हम बात करें इसके साथ साथ, तो कैथल में टोटल पॉजिटिव रोगियों की संख्या कितनी है कि जो अपने घर स्वस्थ होकर जा चुके हैं, 3624 की संख्या इन पॉजिटिव रोगियों की है जो कि बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर वापसी जा चुके हैं। और वहीं करनाल में आज से 8 दिन पहले एक हादसा हुआ था। एक युवक नहर में डूब गया था जिसका शव आज बरामद किया गया है। रिपोर्ट देखिए। करनाल के गांव पुंडरकम से एक 18 वर्षीय जो युवक लापता था, उसका मुंडक के पास अब नहर से शव बरामद कर लिया गया है।
गौरतलब है कि लगभग 7 से 8 दिन पहले दोस्तों द्वारा अपने उसके घर से बुला करके उसको नहर पर ले जाया गया था और युवक को नहर में फेंकने का आरोप परिजनों ने लगाया था, जिसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है मुड़क हेड से बरामद कर ली गई और आज उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि जो दोस्त उसको घर से बुलाकर ले गए थे और उसके बाद उसकी डेड बॉडी अब 7-8 दिन के बाद मिली है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर उन्होंने शक जाहिर किया है, आरोप लगाया कि उनके द्वारा ही उसकी हत्या की गई है, नहर में फेंका गया। फिलहाल पुलिस को इसकी शिकायत दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि असली मामला क्या था। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। और में आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद, विश्व हिंदू परिषद संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव की संध्याकालीन महाआरती में शिरकत की। आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक ने कहा, गीता महोत्सव की तरफ पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है। गीता असली कुरुक्षेत्र आने वाले समय में पूरे विश्व को शांति सद्भावना का रास्ता दिखाएगी। राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश ने कहा है कि पवित्र ग्रंथ पूरी दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है। पवित्र ग्रंथ गीता का ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। और वहीं सिरसा में सरकार की ओर से सभी विभागों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारी समितियों के सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक डेटा फीड करने का लक्ष्य रखा है। सिरसा में गृह निर्माण और ग्रुप हाउसिंग समिति के अंतर्गत कुल 11 समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 15 समितियों के ऑनलाइन डेटा फीड करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा।